सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 5 जो है समांतर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ठीक है, इस चैप्टर से अगर हम बात करें तो इस चैप्टर से आपके जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे आते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, वैसे तो पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो अगर देखिए, अगर आप क्लास 10th में हो अभी के लिए, ठीक है, अगर आप क्लास 11th और 12th में जाते हो, अगर आगे जाकर अगर मैथमेटिक्स लेते हो तो समांतर श्रेणी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से देखना। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर समांतर श्रेणी की बात करें तो ये आपका पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 में इसमें हम सभी जो उदाहरण थे वो सभी उदाहरण कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इसमें आपके देखिए उदाहरण नंबर फर्स्ट, ठीक है, और उदाहरण नंबर सेकेंड, ठीक है, ये सभी उदाहरण कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर इस उदाहरण को देखना चाहते हैं, यानी कि पार्ट 1 वीडियो को देखना चाहते हो तो लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पार्ट 2 को हल करने वाले हैं। पार्ट 2 में हम हल करेंगे प्रश्नावली 5.1। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.1 को। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 5.1 की बात करें तो इसमें आपके जो सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल दिए गए हैं। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि किन स्थितियों में जो सूची एपी का मतलब समझ रहे हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब वो सूची समांतर श्रेणी है तो क्यों है। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का जो टैक्सी का किराया है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। ठीक है, कोई एक टैक्सी किराया है, अगर वो 1 किलोमीटर लेकर जा रहा है किसी सवारी को तो वो 15 रुपये लेता है। ठीक है, और उसके बाद 1 किलोमीटर लेकर जाएगा तो उससे 8 रुपये उसमें ऐड करते जाता है। ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली। ठीक है, प्रश्नावली 5.1। ठीक है, तो प्रश्नावली 5.1 की बात करें तो देखिए इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था, एक टैक्सी किराया है। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक रोड है। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक रोड है जिस पर एक मान लीजिए यह क्या है, एक टैक्सी है। ठीक है, ठीक है, अब जो टैक्सी है अगर वो 1 किलोमीटर यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जैसे यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, तो इसके जो बीच का अंतराल है उससे हम मान लेते हैं 1 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ 1 किलोमीटर, यहाँ 2 किलोमीटर और यहाँ 3, इसी प्रकार से 4 और यहाँ 5। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, तो जब यह टैक्सी यहाँ से स्टार्ट करता है, जब वो 1 किलोमीटर जाता है तो वो कितने रुपए लेता है, 15 रुपए लेता है। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर जब कोई टैक्सी यहाँ से स्टार्ट करता है और प्रथम किलोमीटर तक जाता है, यानी कि 1 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो वह 15 रुपए लेता है। ठीक है, तो उसका जो किराया है वो 15 रुपए है। ठीक है, जैसे ही 1 किलोमीटर के बाद 1 किलोमीटर और जाएगा, यानी कि यहाँ तक आएगा, तो उसमें क्या करता है, वो 8 रुपए और ऐड कर देता है। ठीक है, इसी प्रकार से जब 8 रुपये ऐड किया तो यहाँ से और यहाँ तक जाएगा, तो 15 8 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 8 23 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 23 में इस 8 को ऐड करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करता है, ऐड करते जाता है। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ से लिखोगे माना प्रथम किलोमीटर का किराया। ठीक है, माना जो प्रथम किलोमीटर का किराया है वो कितना है, 15 रुपये है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, माना जो प्रथम किलोमीटर का जो किराया वो 15 रुपया है। ठीक है, तो द्वितीय किलोमीटर का किराया, ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे हम द्वितीय किलोमीटर का किराया। ठीक है, तो द्वितीय किलोमीटर का किराया कितना होगा, देखिए प्रथम किलोमीटर जा रहा तो वो कितना रहता, 15 रुपये ले रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 प्लस द्वितीय किलोमीटर जाएगा तो ये तो 8 रुपये क्या कर रहा था उसमें और ऐड कर देता है, यानी कि जोड़ देता था। ठीक है, तो 15 और प्लस 8 करोगे तो 15 8 करोगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो द्वितीय किलोमीटर का किराया हो जाएगा वो कितना होगा, 23 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से तृतीय किलोमीटर का किराया ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तृतीय किलोमीटर का किराया।
ठीक है। तो 33 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, देखिए पूरा कितना था रुपये, 23 रुपये हो चुका था, ठीक है। तो 23 रुपये में देखिए यहाँ तक आया था तो कितना हो गया था 23 रुपये, तो उसमें +8 और ऐड करेगा, ठीक है। तो इसमें +8 और ऐड करेगा तो कितना, देखिए 23 और 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको एक समांतर श्रेणी मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ से आपको एक समांतर श्रेणी मिल गया है, ठीक है। समांतर श्रेणी क्या है, यहाँ पर आपको देखो 15 मिल गया, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको 23 मिल गया, फिर 31 मिल गया, ठीक है, डॉट 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 इस प्रकार से, ठीक है। समांतर श्रेणी को आप AP भी कह सकते हो, ठीक है। तो आप कह सकते हो यहाँ से आपको एक AP मिल गया, 15, 23, 31 डॉट 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 इस प्रकार से आपको एक मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको जांच भी करना है कि वो समांतर श्रेणी है तो क्यों है, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले इसको जांच करेंगे ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, ठीक है। ठीक है, तो उदाहरण में हम इसको हल कर चुके थे। समांतर श्रेणी कैसे मालूम करते थे कि वह समांतर श्रेणी है कि नहीं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हो तो लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, या प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो उदाहरण भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने इस प्रश्नावली के सवाल है, ठीक है। उदाहरण को देख चुके हो तो आपके लिए यह प्रश्नावली बहुत ही सिंपल होने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक AP दिया है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करने यानी कि समांतर श्रेणी है कि नहीं, इसे ज्ञात करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ता था, सार्वं अंतर निकालना पड़ता था, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे सार्वं अंतर, ठीक है। तो अगर सार्वं अंतर समान होता है तो वो समांतर श्रेणी होता है, अगर नहीं होता है तो नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ जो सार्वं अंतर यानी कि D1 की बात करें तो D1 कैसे निकालते थे, A2 - A1 करते थे, ठीक है। और यहाँ पर जो A2 का मान है वो यहाँ पर है 23, ठीक है। यानी कि जो दूसरे स्थान पर होता है A2 होता है, जो तीसरे स्थान पर होता है वो A3 होता है, जो चौथे स्थान पर होगा वो A4 होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो A2 का मान है वो 23 होगा, ठीक है, माइनस A1, अब जो पहले स्थान पर होगा यानी कि जो प्रथम पद है वो A1 होगा, यानी कि यहाँ पर जो प्रथम पद है वो क्या है, 15 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो A1 का मान है 15 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो D1 का मान निकल कर आएगा, देखिए 23 में से, ठीक है, 23 में से 15 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से D2 भी निकाल लो, ठीक है। तो D2 के लिए क्या होता है, A3 में से A2 को घटाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो A3 का मान है, A3 का मान क्या है, 31 है, ठीक है, तीसरे स्थान पर है तो A3 हो गया, माइनस A2, अब A2 का मान क्या होगा, A2 का मान 23 है, ठीक है, बराबर देखिए 31 में से जब 23 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो D1 बराबर है D2 के, यानी कि जो सार्वं अंतर है वो क्या है, समान है, ठीक है। जब सार्वं अंतर समान होता है तो एक समांतर श्रेणी होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे चूंकि, ठीक है, चूंकि सार्वं अंतर समान है, ठीक है, इसीलिए यह एक AP है, यानी कि समांतर श्रेणी है, ठीक है। और इस प्रकार से यह आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको जो प्रश्नावली 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है, किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक। बहुत से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को जब हल करते हैं तो कंफ्यूजन में हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। देखिए आपके जैसे ठीक है, आपके पास जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक सिलेंडर है, ठीक है। यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक क्या है, सिलेंडर है, ठीक है, ठीक, सिलेंडर है इस प्रकार से, ठीक है। अब इसमें से एक जो वायु यानी कि देखिए आपको प्रश्न में क्या करा था कि, ठीक है, जबकि वायु निकालने वाला पंप, ठीक है, यहाँ से हम एक पंप निकाल लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, ये एक पंप है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये सिलेंडर में क्या है, उपस्थित हवा की मात्रा है, ठीक है। ठीक है, अब कितना हवा की मात्रा है वो आपको नहीं दिया है, ठीक है। तो जब हवा की मात्रा दिया ही नहीं है तो उसको हम मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे माना इस जो बेलन में हवा की मात्रा है मान लो 1 है, ठीक है। तो माना बेलन में हवा की मात्रा कितना है, 1 है, ठीक है। हवा की मात्रा मान लो 1 है, ठीक है। यानी कि जो A1 का मान है, अगर हम बात करें A1 का मान यहाँ पर क्या है, 1 है, ठीक है। तो देखिए प्रश्नानुसार, ठीक है, तो प्रश्नानुसार
ठीक है। तो यहाँ पर जो हवा निकल रहा था कितना निकल रहा था, 1/4 भाग निकल रहा था। ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो हवा निकल रहा था यानी कि हवा निकलना, ठीक है, हवा निकलना, ठीक है, हवा कितना निकल रहा था, 1/4 भाग निकल रहा था। अब यहाँ पर जो देखिए 1/4 भाग निकल रहा था तो किस में से निकल रहा था, इस बेलन में से निकल रहा था। ठीक है। तो इस बेलन में हवा की मात्रा कितनी थी, 1 थी। ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे गुणे 1 बराबर 1/4 इंटू 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पर अगर A2 का मान ज्ञात करने की कोशिश करें तो देखिए A2 का मान कैसे ज्ञात करोगे। ठीक है। तो इस सिलेंडर में जो हवा की मात्रा है, पूरे सिलेंडर की हवा की मात्रा कितनी, 1 है। ठीक है। माइनस हवा कितना भाग निकल रहा था, 1/4 भाग निकल रहा था। तो माइनस करोगे देखिए। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो सिलेंडर में से हवा की मात्रा निकल रही है, ठीक है, तो वहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाओगे। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर 1 में से कितना भाग निकल रहा था, 1/4। ठीक है। तो यहाँ से 1/4 माइनस कर दोगे तो 4 एकम 4, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। ठीक है। 3/4 बचेगा। ठीक है। यानी कि जो A2 का मान है वो क्या आ गया, A2 का मान आ गया 3/4। ठीक है। यहाँ से A2 निकाल लिए और यहाँ से आपको A1 पता ही है। ठीक है। तो इसी प्रकार से A3 की बात करें। ठीक है। तो देखिए A3 कैसे आप ज्ञात करोगे। ठीक है। तो देखिए A3 की बात करें तो यहाँ से देखिए हवा जो निकल रहा था वो कितना निकल रहा था, हवा निकलना, हवा निकल रहा था 1/4 भाग निकल रहा था। ठीक है। ठीक है। तो देखिए इस सिलेंडर में से जब हवा 1/4 भाग निकला तो कितना मिला था हमको, 3/4 मिला था। ठीक है। तो यहाँ से हवा कितना निकला, 1/4 और निकला। ठीक है। कितने में से निकला, 3/4 में से। ठीक है। तो हवा निकला 1/4, कितने में से निकला, 3/4 में से निकला। ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 और नीचे गुणा कर दोगे तो 16। ठीक है। यहाँ पर जो हवा निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 3/16 निकल रहा है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम A3 की बात करें, ठीक है, देखिए A3 कैसे निकालोगे, देखिए कितने में से निकल रहा है, 3/4 में से निकल रहा है। ठीक है। तो जो हवा की मात्रा है वो 3/4 में से निकल रहा है और कितना निकला, 3/16 निकला। ठीक है। 3/16। ठीक है। तो यहाँ से हल करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर लसा लेने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर लसा हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है। और देखिए 4 चौका 16, ठीक है, कटेगा 4 बारी में, 4 3 12 हो जाएगा माइनस का और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है। तो 12 में से 3 जाएगा तो 9/16 आ जाएगा। ठीक है। यानी कि जो A3 का मान है वो क्या है, 9/16 है। ठीक है। ठीक है। तो यानी कि जो यहाँ से आपको A1 का जो मान था वो 1 मिला। ठीक है। और जो A2 का मान था, ठीक है, A2 का मान यहाँ से आपको क्या मिला था, A2 का मान आपको मिला था 3/4 और आपको A3 निकाले थे। ठीक है। A3 का जो मान था वो 9/16 था। ठीक है। यानी कि यहाँ से आपको A1 A2 A3, ठीक है, आपको इस प्रकार से मिला है। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब सार्व अंतर ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो सार्व अंतर के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ से ध्यान, ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, तो सार्व अंतर D, ठीक है, तो D1 निकालेंगे। देखिए D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। ठीक है। तो जो A2 का मान है वो 3/4 है, माइनस A1 का जो मान है 1 है। ठीक है। तो 3/4 माइनस 1 है, इसे हल करते हैं तो देखिए 4 एकम 4 माइनस का 4, माइनस 4 में से जब +3 घटाओगे तो माइनस का 1/4 आएगा। ठीक है। इसी प्रकार सेकेंड सर्वांतर निकालो तो D2 इक्वल टू क्या होगा, A3 माइनस का A2 होगा। ठीक है। तो A3 का जो मान है वो है 9/16 है। ठीक है। माइनस A2 का जो मान है वो है 3/4। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लसा लें तो लसा हो जाएगा 16। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए 16 एकम 16 यानी कि 1, तो 9 में 1 का गुणा करोगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है। माइनस 4 चौका 16, 4 बार में कटा तो 4 का गुणा 3 में करोगे तो 4 3 12। ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखो घटाओ तो 12 में से जब 9 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 9 को घटाओगे तो माइनस का 3/16 आ जाएगा। ठीक है। तो यानी कि जो यहाँ पर सर्वांतर है वो समान नहीं है। ठीक है। यानी कि जो D1 का मान है वो नॉट इक्वल टू D2 है। ठीक है। यानी कि सर्वांतर समान नहीं है। तो यहाँ पर लिखोगे चूंकि सर्वांतर यानी कि जो सर्वांतर यानी कि जो D का मान है वो समान नहीं है। ठीक है। जब सर्वांतर समान नहीं होता है तो वो एक समांतर श्रेणी भी नहीं होता है। ठीक है। तो इसीलिए यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार से करोगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर।
ठीक है। तो उम्मीद है आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 था अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है। अगर आपको डाउट है, ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है तो वीडियो को बैक कर कर देख लो। ठीक है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है। ठीक है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की जो लागत है 50 रुपए बढ़ती जाती है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, प्रश्न यह कहता है कि एक कुआं खोदा जाता है। ठीक है, जब वह 1 मीटर खोदा जाता है तो 150 रुपए लेता है। ठीक है, जब उसके बाद 1 मीटर की खुदाई जैसे बढ़ती जाती है तो 50 रुपए बढ़ता जाता है मीटर के हिसाब से। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सवाल है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से हल करेंगे। ठीक, तो यहाँ से हम हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो देखिए जो दिया पहले हम उसे लिखेंगे। ठीक है, देखिए आपके पास क्या था, एक कुआं था। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, कुआं है। ठीक है, ठीक, ये मान लीजिए आपके पास एक कुआं है। ठीक है, अब यह कुआं है तो इसको क्या खोदा जा रहा है। ठीक है, अब यह कुआं है, जैसे मान लीजिए यहाँ से, ठीक है, यह क्या आपका, यह धरती है। ठीक है, यह धरती है। अब यह धरती से जब 1 मीटर की खुदाई होती है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, 1 मीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर की जब खुदाई होती है तो कितने रुपए लेता है, 150 रुपए लेता है। ठीक है, जब 101 मीटर की खुदाई होती है तो 150 रुपए लेता है। ठीक है, जब दूसर का मीटर खोदा जाता है, यानी कि इसकी और 1 मीटर खोदा जाता है तो 150 रुपए तो लेता ही है। ठीक है, 150 रुपए तो लेता ही है और उसमें 50 रुपए और जोड़ लेता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 150 प्लस 50 करोगे तो 200 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से सब मीटर के हिसाब से 50 रुपए जोड़ते जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे, ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे दिया है। ठीक है, यहाँ से लिखोगे दिया है प्रथम, ठीक है, प्रथम मीटर। ठीक है, प्रथम मीटर की जो लागत है, प्रथम मीटर की जो लागत है, ठीक है, लागत वो कितना है, 150 रुपए है। ठीक है, प्रथम मीटर की जो लागत है वो कितना है, 150 रुपए है। ठीक है, अब दूसरे मीटर की लागत कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे दूसरे मीटर की लागत। ठीक है, दूसरे मीटर की लागत, देखिए दूसरे मीटर की लागत कितनी होगी, देखिए 150 रुपए तो था ही। ठीक है, 150 प्रथम मीटर का था। ठीक, अब दूसरा मीटर है तो उसमें क्या 50 रुपए ऐड करेगा। ठीक है, तो 150 प्लस 50 करोगे तो 200 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे मीटर की जो लागत है वो 200 रुपए हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरे मीटर की लागत, ठीक है, इसी प्रकार से तीसरे मीटर की लागत, तीसरे मीटर की लागत, तो तीसरे मीटर की लागत कितनी हो जाएगी, देखिए दूसरे मीटर की लागत कितनी थी, 200 रुपये। ठीक है, तो 200 रुपये तो लेगा। अब तीसरा मीटर जब खोदेगा तो उसमें 50 रुपये ऐड करेगा। ठीक है, तो 200 प्लस 50 करोगे तो 250 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जो तीसरे मीटर की लागत है वो कितने हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक क्या मिल रहा है, यहाँ से एक संख्याओं की सूची मिल रही है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ से आपको एक AP मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है, यहाँ से 150 प्रथम मीटर का। ठीक है, जब द्वितीय मीटर खोदा जाता है तो 200 रुपये हो जाता है। ठीक है, जब तृतीय मीटर खोदा जाता है तो 250 हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक श्रेणी मिल रही है। ठीक है, यहाँ से हम सर्वांतर निकालेंगे। अगर सर्वांतर समान रहेगा तो समांतर श्रेणी होगा। ठीक है, अगर सर्वांतर समान नहीं होगा तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे सर्वांतर। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे सर्वांतर D1 इज इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। ठीक है, तो D1 इज इक्वल टू, देखिए A2 का मान यानी कि जो द्वितीय पद है कितना है, 200 है। ठीक है, तो 200 माइनस A1 का मान कितना है, 150 है। ठीक है, तो 200 में से 150 जाएगा तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। ठीक है, यानी कि जो D1 है वो कितना है, 50 है। ठीक है, इसी प्रकार से D2 निकालेंगे। तो D2 के लिए देखिए D2 इज इक्वल टू क्या होता है, A3 में से A2 को घटाते हैं। ठीक है, तो जो A3 का मान है वो है 250 माइनस A2 का मान है 200। ठीक है, तो 250 में से 200 जाएगा तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। ठीक है, यानी कि जो D2 का मान है वो भी कितना है, 50 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो D1 है D2 है। ठीक है, इसी प्रकार से आप D3 भी निकालोगे तो 50 ही आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो सर्वांतर है वो समान है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे चूंकि सर्वांतर समान है। ठीक है, सर्वांतर समान है। ठीक है, इसीलिए यह एक AP होगा। ठीक है, AP का मतलब समांतर श्रेणी है। ठीक है, ठीक है, तो सर्वांतर समान होता है तो वह एक क्या होता है, AP होता है। AP का मतलब समांतर श्रेणी होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, खाते में प्रत्येक वर्ष का जो मिश्र धन है, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक है, बट्टे 100 होता है। तो ठीक है, तो इसमें इस फार्मूला का यूज होगा। ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से नहीं, आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ से हम हल करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 में आपको जो पहले दिया है, पहले उसे आप लिख लीजिए। ठीक है, आपको राशि कितना दिया हुआ था, 10,000 और दर आपको 8% दिया हुआ था। ठीक है, तो इसको पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे माना पहले वर्ष की राशि। ठीक है, पहले वर्ष की राशि कितनी थी, पहले वर्ष की राशि थी 10,000। ठीक है, आप इसे A1 भी कर सकते हो। ठीक है, और जो दर था, ठीक है, और जो दर था वो कितना था, 8%। ठीक है, जो दर है 8% है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे दूसरे वर्ष का ब्याज। तो यहाँ से हम निकालेंगे दूसरे वर्ष का ब्याज। ठीक है, तो देखिए ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन। ठीक है, सूत्र को याद रखना। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय होता है। ठीक है, और बट्टे कितना होगा, बट्टे होता है 100। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए ये है मूलधन। तो मूलधन क्या होता है, मूलधन वो होता है यानी कि जो पहले वर्ष की जो राशि थी वही आपका क्या होगा, मूलधन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मूलधन है वो आपके पास कितना था, 10,000। ठीक है, गुणे दर क्या था, 8। ठीक है, गुणे समय। अब देखिए यहाँ पर जो समय है, ठीक है, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं कि दूसरे वर्ष का ब्याज निकालना है तो समय 2 होगा। ठीक है, नहीं, ये गलत है। ठीक है, जो समय होगा 1 होगा। क्यों होगा, देखिए अगर आप बैंक में गए, वहाँ पर 10,000 रुपये पहले वर्ष जमा किए। ठीक है, अब 1 साल जैसे ही बीतेगा, यानी कि दूसरे वर्ष जाओगे तो वहाँ पर क्या 1 साल बाद ही जाओगे ना, तो उससे आप दूसरा वर्ष कहोगे, तो वहाँ पर जो समय है वो 1 होगा। ठीक है, 1 साल। ठीक है, और बट्टे में क्या है, 100 है। ठीक है, तो यहाँ से हल करेंगे, देखिए यहाँ पर नीचे 2 जीरो, ऊपर 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, 8 का गुणा 1 में करोगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर 8 का गुणा जब 100 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि दूसरे वर्ष का जो ब्याज है वो कितना आ गया, 800 रुपये आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरे वर्ष की अब राशि निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें दूसरे वर्ष की राशि, तो दूसरे वर्ष की राशि की बात करें। ठीक है, दूसरे वर्ष की राशि, अब देखिए दूसरे यानी कि देखिए दूसरे वर्ष में जो ब्याज बढ़ा वो कितना बढ़ा था, 800 रुपये बढ़ा था। ठीक है, तो राशि कितनी हो जाएगी, पहले आपके पास 10,000 रुपये था। ठीक है, पहले आपके पास कितना था, 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये में कितना बढ़ा, 800 रुपये बढ़ा 1 साल में। ठीक है, तो पूरी राशि कितनी हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगी पूरी राशि कितनी हो जाएगी, पूरी राशि हो जाएगी, देखिए 10,000 आपके पास था ही, प्लस 800 रुपये और बढ़ गया। ठीक है, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 10,800 हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरे वर्ष की राशि हो जाएगी। ठीक है, आप इसे A2 कर सकते हो। ठीक है, और ठीक है, तो यहाँ पर जो पहले वर्ष की राशि थी इसे आप A1 भी कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर A2, ठीक है, तो यहाँ पर आपको A1 निकल गया और यहाँ से A2 निकल गया। ठीक है, तो देखिए अब तीसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे तीसरे वर्ष का ब्याज। ठीक है, तीसरे वर्ष का ब्याज। ठीक है, तीसरे वर्ष का ब्याज, तो देखिए ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर सूत्र को याद रखना, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100 होता है। ठीक है, तो मूलधन कितना होगा, अब देखिए आपके पास कितने रुपए हो गया था, 10,800 हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जो मूलधन होगा वो 10,800 होगा। ठीक है, अब मूलधन इसी को मत लेना। ठीक है, अब पूरी राशि कितनी हो गई थी, इतनी हो गई थी। ठीक है, तो ये अब आपका मूलधन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 10,800 मूलधन हो जाएगा, गुणे दर आपका वही रहेगा, 8 ही रहेगा। ठीक है, गुणे समय 1 साल बाद है। ठीक है, 1 होगा, बट्टे कितना, 100। ठीक है, तो यहाँ से ठीक है, तो यहाँ से डबल जीरो कैंसिल आउट और यहाँ से ऊपर से भी। ठीक है, तो यहाँ से हल करोगे, देखिए 8 का गुणा 1 में करोगे तो 8 ही होगा। ठीक है, जब 8 का गुणा 8 में करोगे तो 8 64। ठीक है, और यहाँ पर 0 है यानी कि 6 आ जाएगा और 8 एक कम 8। ठीक है, तो जो तीसरे वर्ष का ब्याज यानी कि तीसरे वर्ष में जो ब्याज बढ़ा वो कितना बढ़ गया, 864 रुपये बढ़ गया। ठीक है, तो तीसरे वर्ष की राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ से बात करें तीसरे वर्ष की राशि, ठीक है, तीसरे वर्ष की राशि यानी कि A3 का मान, तो तीसरे वर्ष की राशि कितनी हो जाएगी, देखिए आपके पास कुल कितने रुपए थे, कुल रुपए थे 10,800 रुपये थे। ठीक है, अब 1 साल में और कितना बढ़ा, 864 रुपये बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ से कितना बढ़ा, 864 रुपये बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ से दोनों को ऐड करोगे। ठीक है, तो देखिए 0 4, ठीक है, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 6 है 0 यानी कि 6,
8 8 16 की 6 हाथ में आया 1, ठीक है 10 है कि 11, यानी कि 11,664 ये तीसरे वर्ष की राशि हो जाएगी और यहाँ से आपको A3 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको देखो एक ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको एक संख्याओं की श्रेणी मिल रही है, ठीक है। क्या मिल रहा है यहाँ से आपको एक AP मिल रहा है, ठीक है। किस प्रकार से, पहले वर्ष की जो राशि थी वो आपके पास 10,000 था, ठीक है। फिर उसके बाद जब ब्याज 800 बढ़ा तो दूसरे वर्ष की जो राशि थी यानी कि A2 का मान वो कितना हो गया था, 10,800 हो गया था, ठीक है। फिर इसके बाद जो तीसरे वर्ष की राशि है वो कितना है, 11,664 है, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक श्रेणी मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से देखिए A1 क्या है, A1 है आपका 10,000, ठीक है। A2 क्या है, A2 है 10,800, ठीक है। A3 क्या है, A3 है 11,664, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे सर्वांतर, ठीक है। तो अगर हम बात करें सर्वांतर की यानी कि D1, ठीक है। तो D1 कैसे निकालोगे, A2 में से A1 को घटाओगे, तो A2 का क्या मान है, A2 का मान है 10,800 माइनस A1 का मान है 10,000, ठीक है। तो देखिए जब 10,800 में से 10,000 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से D2 निकालोगे तो D2 इज इक्वल टू होता है A3 माइनस A2 होता है, ठीक है। तो A3 का जो मान है वो कितना है, 11,664 है, ठीक है, माइनस और A2 का मान यहाँ पर है 10,800, ठीक है। तो देखिए 11,664 में से जब 10,800 घटाओगे तो यहाँ से आ जाएगा 864, ठीक है। यानी कि D1 और D2 का मान सेम नहीं है, ठीक है, यानी कि जो सर्वांतर है वो समान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो D1 है वो नॉट इक्वल टू D2 के बराबर है, ठीक है, ठीक है, यानी कि जो सर्वांतर वो समान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे अतः सर्वांतर समान नहीं है इसीलिए समांतर श्रेणी नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना होगा और ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट में है तो वीडियो को बैक करो और उसको देखो, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर अब 2 को देखते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है, दी हुई AP यानी समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A सार्वंतर D निम्नलिखित आपको दिया गया है, ठीक है। यानी कि आपको A का मान प्रथम पद दिया है और D सार्वंतर दिया गया है, तो आपसे पूछ रहा है कि 4 पद लिखना है, ठीक है, यानी कि A1, A2, A3, A4 लिखना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ से हम हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो प्रथम पद है यानी कि A का मान है वो 10 है और जो सर्वांतर है D का मान वो भी आपको 10 दिया गया है, ठीक है। तो देखिए आपको यह दिया है, ठीक है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको प्रथम 4 पद निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें, माना आपको A1 कितना दिया है, 10 दिया है, ठीक है, वह और जो D है वो आपको 10 यानी कि सर्वांतर 10 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप A2 निकालोगे, तो A2 कैसे निकालोगे, यहाँ पर A1 प्लस D सर्वांतर को जोड़ दोगे तो यहाँ से A2 निकलेगा, ठीक है। देखिए A2 इज इक्वल टू A2 से कम A1 प्लस D सर्वांतर, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करें तो A1 का मान है आपके पास 10 प्लस D का मान है यहाँ पर 10, ठीक है। तो दोनों को ऐड करोगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो A2 का मान है वो क्या आ गया, 20 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार A3 निकालोगे तो देखिए A3 से एक कम क्या होता है, A2 होता है, प्लस सर्वांतर को जोड़ दो तो यहाँ पर जो A2 का मान निकाले अभी 20 आया तो यहाँ पर रखोगे 20 प्लस सर्वांतर कितना है, 10 है, ठीक है, ठीक है। तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो A3 का मान है वो क्या आ गया, 30 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर A4 की बात करें तो देखो A4 से एक कम क्या होता है, A3 होता है, ठीक है, प्लस सर्वांतर को जोड़ो तो A3 का मान अभी निकालो कितना है, 30 है, प्लस सर्वांतर कितना है, 10, ठीक है। तो 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40, ठीक है। यानी कि जो A4 का मान है वो 40 आ गया, ठीक है। देखिए अभी आप कितने पद निकाले, यहाँ पर 1, 2, 3 पद निकाले हो, ठीक है। एक और पद निकाल लो A5, तो A5 से एक कम होता है A4 प्लस D, तो A4 अभी निकाले हो 40 प्लस D का मान है 10, ठीक है। तो 40 प्लस 10 करोगे तो 50 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो A5 है वो कितना आ गया, 50 आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से आपको एक AP मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको एक AP मिलेगा 10, ठीक है। आपको देखिए प्रथम पद 10 दिया था, ठीक है, और द्वितीय पद निकाले तो 20 आया, ठीक है, तृतीय पद निकाले तो 30 आया और चौथा पद निकाले तो 40 और पांचवा पद निकाले तो 50, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एक समांतर श्रेणी मिल जाएगा,
ठीक है, और ये आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में जो 5 सवाल दिए हैं सभी को इसी प्रकार से आपको करना है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें, ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो आपको ए का मान दिया है, यानी कि जो प्रथम पद दिया है ए बराबर -2, ठीक है, और जो ठीक है, यहाँ पर आपको a1 का मान दे दिया और यहाँ पर आपको सार्वंतर भी दे दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें a2 की, तो a2 कैसे निकालते हो, a1 प्लस डी करते हो। ठीक है, तो जो a1 का मान है -2 प्लस डी का मान क्या है 0, तो इज इक्वल टू हो जाएगा -2। ठीक है, इसी प्रकार a3 निकाल लो, a3 इज इक्वल टू a2 प्लस डी होता है। ठीक है, तो a2 का मान अभी निकालो -2 और प्लस डी का मान है 0 इज इक्वल टू -2। ठीक है, a4 निकाल लो, तो a4 से कम होता है a3 प्लस डी इज इक्वल टू a3 का मान है -2 प्लस डी का मान है 0 इज इक्वल टू -2। ठीक है, a5 निकाल लो, तो a5 इज इक्वल टू a4 प्लस डी। ठीक है, इज इक्वल टू देखो a4 का मान -2 प्लस डी का मान 0 इज इक्वल टू -2। ठीक है, यानी कि सभी का मान क्या है, सेम है। ठीक है, तो यानी कि जो सभी का मान है वो सेम है। ठीक, तो यहाँ से आपको एक AP मिल जाएगा। क्या AP क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, -2 मिलेगा, -2, -2 और -2। इस प्रकार से आपको एक समांतर श्रेणी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 4 पद निकाल लेना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड था कंप्लीट होता है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, ठीक है, तो आपको जो प्रथम पद दिया है वो a का मान 4 दिया है। ठीक है, और जो सार्वअंतर यानी कि जो d का मान दिया है वो -3 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो a1 आपको दे, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको a1 था वो दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से a2 निकालते हैं, तो a2 इज इक्वल टू होता है a1 प्लस डी होता है। ठीक है, तो a1 का मान है 4 और d का मान है -3 इज इक्वल टू 4 में से -3 करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, a3 निकाल लो, a2 प्लस डी कर। ठीक है, तो a2 का मान निकालो 1 और देखो d का मान है -3। ठीक है, तो -3 में से +1 जाएगा तो -2। ठीक है, इसी प्रकार a4 निकाल लो, तो a4 इज इक्वल टू a4 से कम a3 प्लस डी, तो a3 का मान है -2 प्लस डी का मान है -3। ठीक है, तो -2 -3 इज इक्वल टू -5। ठीक है, a5 भी निकाल लेते हैं, तो यहाँ से a5 से कम होता है a4 प्लस डी इज इक्वल टू a4 का मान निकाले हो -5 और d का जो मान है वो है -3, तो -5 -3 इज इक्वल टू -8। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से आप 4 पद निकाल लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया है, जो प्रथम पद है यानी कि जो a का मान है वो आपको -1 दिया है। ठीक है, और जो सार्वंतर यानी कि जो d का मान है वो 1/2 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम मान लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम मानेंगे, माना आपको जो a1 का मान दिया वो -1 है। ठीक है, वह जो d का मान है वो आपको 1/2 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे a2, तो a2 इक्वल टू क्या होता है, a1 प्लस डी होता है। ठीक है, तो देखिए a1 का जो मान है वो है -1 प्लस जो d का मान है 1/2। ठीक है, तो देखिए -1 प्लस 1/2 इसको हल करते हैं, तो देखिए 2 का गुणा जब -1 में करोगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अब -2 में से +1 करोगे तो -1/2 आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार a3 निकाल लेते हैं, तो a3 इज इक्वल टू a2 प्लस डी। ठीक है, तो a2 का मान है -1/2 जो अभी निकाले और प्लस d का मान यहाँ पर है 1/2। ठीक है, तो देखिए -1/2 प्लस 1/2। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा कैंसिल आउट, बचेगा 0। ठीक है, तो इसी प्रकार से a4 भी निकाल लो, a4 इज इक्वल टू 4 से कम a3 प्लस डी, तो a3 का मान है 0 प्लस जो d का मान है 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, a5 भी निकाल लेते हैं, तो a5 इज इक्वल टू होता है a4 प्लस डी। ठीक है, तो a4 का देखो मान यहाँ पर है 1/2 और प्लस d का मान भी 1/2। ठीक है, तो देखिए जब हर समान होता है तो अंश को जोड़ देते हैं, तो 1 + 1 हो जाएगा 2 और बटे 2 कैंसिल आउट करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ से आप 4 पद निकाल लेते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जो प्रथम पद a का मान दिया है वो -1.25 दिया है। ठीक है, और जो सार्वंतर यानी कि जो d का मान दिया है वो -0.25 दिया है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें यहाँ से जो a1 का मान है, ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे माना जो a1 का मान है वो -1.25 है। ठीक है, और जो सार्वंतर यानी कि जो d का मान है वो ठीक है -0.25 है।
ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम A2 निकालेंगे, ठीक है। तो A2 इक्वल टू होता है A1 प्लस डी होता है, ठीक है। तो A1 का मान है -1.25, ठीक है, प्लस डी है तो प्लस डी का मान जो है माइनस का है, ठीक है। तो कोष्टक में रखना माइनस का 0.25, ठीक है। तो इसे हल करते हैं, देखिए माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 0.25, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें A2 की, देखिए -1.25 में जब 0.25 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1.50 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से A2 निकाल लिए, ठीक। तो इसी प्रकार से A3 की बात करें तो A3 कैसे निकालोगे, A3 से कम A2 प्लस डी, तो जो A3, ठीक है, तो जो A2 का मान है अभी निकालो माइनस का 1.50, ठीक है, और जो D का मान है वो है -0.25, ठीक है। दोनों माइनस में है, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1.75 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से A4 निकाल लो, तो A4 से एक कम होता है A3 प्लस D कर दो, तो जो A3 का मान है यहाँ पर निकाले अभी माइनस का 1.75, ठीक है, प्लस D, तो D का मान कितना है, माइनस का 0.25। दोनों माइनस में, दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 2.0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से A5 निकालो, A5 इज इक्वल टू A4 प्लस डी, ठीक है। A4 का मान है माइनस का 2.0 प्लस डी, देखिए डी का जो मान है वो माइनस में है तो -0.25, ठीक है। तो दोनों को ऐड करोगे तो -2.25 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसके जो प्रथम 4 पद है निकाल लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 में जिसमें 5 क्वेश्चन थे वे सभी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 और 4 हम पार्ट 3 वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो पार्ट 2 वीडियो है कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है वीडियो को, ठीक है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।